नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात सीरिया की करेंगे। सीरिया में विद्रोह के बिगुल के बीच तख्ता पलट हो चुका है। इस्लामिक विरोधियों ने हालात ऐसे कर दिए कि राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा और इस तरह सीरिया में असद परिवार के 50 सालों का वर्चस्व खत्म हो चुका है। रूस का कहना है कि असद और उनके परिवार ने मॉस्को में शरण ली है। असद ने इससे पहले विद्रोही समूह के साथ बातचीत के बाद शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता सौंपने के लिए हामी भरी थी, लेकिन बात नहीं बन सकी और आखिरकार इस्लामिक समूह हयात तहरीर अल शाम ने दमिश्क में दस्तक दे दी। अलकायदा के पूर्व कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी इस ग्रुप की अगुवाई कर रहे हैं। फिलहाल सीरिया की बागडोर जोलानी के हाथ में है, लेकिन केवल जोलानी सीरिया का नया चेहरा नहीं है। अभी भी तमाम गुट सीरिया में आमने सामने है। कुर्दों की फौज सीरिया में अलग राष्ट्र के लिए लड़ रही है। उत्तरी सीरिया में सीरियन नेशनल आर्मी का दबदबा है, जिसे तुर्की का सपोर्ट हासिल है, और असद समर्थित अल-बायात फोर्सेस अभी भी पश्चिमी सीरिया के कुछ इलाकों में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि असद के सीरिया छोड़ने के बाद भी पिक्चर अभी बाकी है। तो आज हम सीरिया के भविष्य पर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट की इस उथल पुथल का पूरे इलाके पर क्या असर होगा, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के मानचित्र पर आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक मोर्चे पर समृद्ध मिडिल ईस्ट इस वक्त सबसे अशांत क्षेत्र में बदल चुका है। ये लगातार युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। एक दो नहीं, बल्कि यहाँ 7 मोर्चों से जंग लड़ी जा रही है, जिसमें गाजा में हमास से लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया, वेस्ट बैंक में ईरान की मदद से फिलिस्तीनी धड़ा और ईरान तक शामिल हैं। ये नाम तो महज खुले मोर्चे पर लड़ रहे देशों के हैं। पीछे के दरवाजों से 2 महाशक्तिशाली देश भी इन युद्धों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। हाथों में लहराते हथियारों के बीच ये जश्न का नजारा, सड़क के बीचों बीच बंदूकधारियों का जोशो खरोश और क्रांति से बदलाव की बातें, ये सारी तस्वीरें सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद की है। जश्न की ये तस्वीरें सिर्फ सीरिया तक नहीं, सरहद पार तुर्की में भी देखी गई। यहाँ लोगों ने सड़कों पर निकलकर खुशी जाहिर की, और ये खुशी महज यूं ही नहीं थी, इसके पीछे थी शरणार्थी बनने की पीड़ा। दरअसल असद सरकार की दमनकारी नीतियों से सीरिया छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा लोगों ने टर्की का दामन थाम रखा है। तेरह साल से गृह युद्ध झेल रहे राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार ने आखिर हार मान ली। विद्रोहियों ने सीरिया के ऊपरी हिस्से से होते हुए राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सीरिया विद्रोह के इस कालखंड को विद्रोही नए युग का नाम दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्व के अभाव की कहानी कुछ और ही कह रही है। अभी के हालात देखें तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीरिया की दावेदारी भी कमजोर होती दिख रही है। राष्ट्रपति असद ने जलते हुए सीरिया को छोड़कर दोस्त रूस की शरण ले ली है। वैश्विक मंच से लेकर सैन्य सहयोग तक साझेदार रहे सीरिया के हालात से रूस बेचैन हो गया और वो हालात को बदलने के लिए बेकरार है। इन पूरे हालात पर अमेरिका की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सीरिया से शुष्क रिश्तों वाले अमेरिका पर विद्रोहियों को उकसाने का आरोप है। वहीं इस तख्ता पलट ने युद्ध के बीच फंसे इजराइल को भी मुस्कुराने का एक मौका दिया है। इजराइल इसे ईरान की हार मानता है। सीरिया विद्रोह के साथ हिजबुल्लाह तक मदद पहुंचाने वाले ईरान के रास्ते भी टूट गए हैं। Historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny
and its suppression. सीरिया के इस विद्रोह को सिर्फ राजनीतिक तख्ता पलट के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये विद्रोह मिडिल ईस्ट की तस्वीर को भी पलट सकता है। हथियार से सत्ता हथियाने के बाद अब हालात को संभालना विद्रोहियों के लिए बड़ी चुनौती है। विद्रोहियों की सत्ता को लेकर अमेरिका की राय भी अभी धुंधली है। विद्रोहियों के अहम सहयोगी माने जाने वाले ISIS लड़ाकों पर अमेरिका ने बंदूक तान रखी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्वी सीरिया में स्थिरता लाने के साथ ISIS के खिलाफ मिशन तेज करने की बात कही है। बागी गुट HTS की जड़ें अल-कायदा से जुड़ी, जिससे इसकी सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। सीरिया के गृह युद्ध ने मिडिल ईस्ट के लिए एक और युद्ध का मैदान खोल दिया है। पहले से ही चुनौतियों से जूझ रहे मिडिल ईस्ट पर इसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। तेल की कीमतों में उछाल के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इसके साथ इजराइल के करीब एक और अस्थिर देश तैयार हो गया है। ISIS और अन्य आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। जो भी हो, गृह युद्ध के बाद ये जीत केवल एक शुरुआत है। असली जंग तो एक लोकतांत्रिक और समृद्ध सीरिया के निर्माण के लिए लड़ी जानी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, बहुत सारे सवाल अब इसको लेकर उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सालों से अशांत और गृह युद्ध से गुजर रहा सीरिया बटकर ही शांत होगा? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी तो यही है कि असद के देश छोड़ने के बाद भी सीरिया के तमाम इलाके अलग अलग विद्रोही गुटों के कब्जे में आ गए हैं और सीरिया में असद के जाने के बाद सीरिया इजराइल बफर जोन में इजरायली सेना की घुसपैठ की खबरें हैं। कुर्द विद्रोही बरसों से सीरिया में एक अलग देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं तुर्की समर्थित सेना भी एक्टिव है। और यही नहीं, सीरिया में गृह युद्ध खत्म करने के लिए देश के बंटवारे वाली थ्योरी को इस उथल पुथल ने फिर से हवा दे दी है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस ग्रेट तुर्की की बात राष्ट्रपति अर्दोगान कह रहे हैं, उसमें सीरिया का कुछ हिस्सा शामिल है। तो क्या तुर्की भी सीरिया में इस अस्थिरता का फायदा उठा सकता है? इस पर भी आगे जानेंगे, लेकिन इन तमाम थ्योरी से पहले एक और बात जो आपको बता दें और समझने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि आखिर बशर अल असद कौन है और क्यों उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल असद ने 24 साल तक सीरिया पर राज किया है। असद के पिता ने 29 साल तक सीरिया पर राज किया था। दमिश्क को विद्रोहियों ने घेरा तो असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। असद का जन्म दमिश्क में हुआ था। पिता की दूसरी संतान है। पहले असद की राजनीति में रुचि नहीं थी और वो बेहद शांत स्वभाव के माने जाते थे। असद ने दमिश्क यूनिवर्सिटी से मेडिसिन में स्नातक की। असद सेना में डॉक्टर रहे। बाद में लंदन में नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर भी एक्टिव रहे। पहले असद के बड़े भाई को सीरिया का राष्ट्रपति बनना था, लेकिन भाई की कार दुर्घटना की मौत के बाद असद यूरोप से सीरिया लौट आए। भाई की मौत के बाद असद 2000 में राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने संविधान में कई बदलाव किए। असद ने सीरिया का राष्ट्रपति बनने की उनकी जो उम्र है 40 से कम करके 34 साल कर दी थी, क्योंकि वो खुद 34 साल के थे। 2011 के बाद सीरिया में असद का विरोध बढ़ने लगा। 2011 में अरब स्प्रिंग को असद ने सेना के जरिए बेरहमी से कुचला। विद्रोहियों को कुचलने के चलते असद की छवि तानाशाह के तौर पर बनती चली गई। सीरिया में विद्रोह बढ़ा तो असद ने उन्हें कुचलने में ताकत झोंक दी। असद की जिद और उनके तानाशाही रवैये की वजह से विरोध गृह युद्ध में तब्दील हो गया। सीरिया में गृह युद्ध में कथित तौर पर 5 लाख लोग मारे गए। आखिरकार विद्रोही गुटों के दमिश्क पहुंचते ही देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार मैं परिचय करा देती हूँ, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक बार परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जे.के. त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज साहब हैं, वो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ रोबिन सचदेव जी हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शुरुआत सर जे.के. त्रिपाठी जी आप ही से करते हुए, क्योंकि अब सबसे पहला सवाल यह है कि अस्थिर हो गया है सीरिया, क्या टूटेगा या पिक्चर अभी बाकी है? नवजोत, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए, और दर्शकों को नमस्कार के साथ मैं आपके प्रश्न का जवाब इस तरह दूंगा कि अब सीरिया में ऐसी हालत है कि ठीक है, असद चले गए हैं, लेकिन असद के बाद क्या, अभी भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है,
असद की सेना के साथ रूस, ईरान का समर्थन था और इसके साथ साथ 6 और छोटे छोटे ग्रुप थे जो समर्थन दे रहे थे। इसमें बड़े ताजुब की बात है, अफगानिस्तान की फतिमिया ब्रिगेड और पाकिस्तान की जनूबिया ब्रिगेड भी शामिल थी। कुछ लड़ाके थे, इनमें ज़्यादा नहीं थे। लेकिन अब असद के बाद इन विरोधी गुटों का क्या होगा? प्लस जो असद के विरोधी थे वो अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न यूरोप के अलावा वहाँ पर 11 ऐसे गुट हैं जिसमें जो आईएस के हैं, आईएसआईएल के हैं और अल-कायदा के हैं, और अभी सबसे बड़ा गुट जो बन के उभरा है HTS, वो जोलानी का, वो वहाँ पर अभी काबिज हुआ है दमिश्क में। लेकिन अब कैसे रिकंसिलिएशन होगा इन 11 गुटों के बीच में, ये बहुत बड़ा सवाल है। जोलानी जो हैं वो आईएस से निकले हैं। जोलानी को अभी जोलानी कब्जे पर हैं, लेकिन यूएस ने जोलानी को सबसे बड़ा आतंकवादी घोषित करते हुए $1 करोड़ का इनाम उनके ऊपर रखा है। तो अब ये चीज है। फिर जो कुर्द के 2 ग्रुप हैं, कुर्दिश फाइटर ग्रुप्स, वो कुर्दिस्तान चाहते हैं, और कुर्दिस्तान का मतलब कि थोड़ा भाग सीरिया का, थोड़ा भाग इराक का, थोड़ा ईरान का और थोड़ा तुर्की का। जी। अब तुर्की इसके खिलाफ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि तुर्की तो ग्रेटर तुर्की बनने की बात है। हाँ। तो ये कहाँ तक ये लोग रिकंसाइल कर पाएंगे, आपस में समझौता कर पाएंगे, कितनी देर तक, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। प्रोफेसर आसिफ, आपके पास आते हुए बहुत अच्छे से त्रिपाठी जी ने समझाया है। यानी कि असद के जाने के बाद एक तरीके से कहा जाए तो गेम बहुत ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि जितने छोटे छोटे ग्रुप हैं उन सबका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। ऐसे में सीरिया का क्या होगा आगे? देखें, त्रिपाठी जी ने तो बहुत सही बात कही और आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी ज़्यादातर बातों को अपने दर्शक के लिए बता ही दिया था। लेकिन आगे क्या होगा एक बड़ा सवालिया निशान तो है ही। लेकिन अभी जो आपने कहा कि आगे और क्या, जो छोटे छोटे गिरोह हैं, ग्रुप्स हैं, उसके बीच क्या चीज़ें होंगी, उससे पहले मैं बताऊं कि जॉर्डन की जो सरकार है, यहाँ की जो पूरे इस रीजन में जो एक सोच है, उसमें यह है कि कहीं किसी न किसी तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। किसी भी कंट्री के सॉवरेंटी के लिए ये अभी जो हालात वहाँ पैदा हो गए हैं, और जाहिर है कि असद के, यानी कि बशर असद अगर मैं बोलूँ, तो उसके 2000 में हुकूमत में आने के बाद उसके 11 साल के बाद ही से ये तमाम गिरह युद्ध शुरू हुए। हालांकि जब 1970 के 70वें दशक में, जब 70s में कहते हैं, उनके जो फादर थे हाफिज असद, जब वो बने थे तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं ब्लडलेस कू हुआ था। और उनके पावर में आने के बाद, सालों रहने के बाद, ये लगभग 23 साल का ये रिजीम जो इनका रहा, जिसमें 11 से लेके अभी तक तो ये समझिए गिरह युद्ध ही था। तो ये ग्रुप्स तो बनते रहे थे, और ये चीज ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई ज्यादा बड़ी शक्ल न ले जाए। आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो और इसमें इंट्रोडक्शन में ये खुद भी कहा कि लगभग लाखों लोगों की जाने गई, और इस इलाके में किस तरह से एक अस्थिरता का माहौल बनता रहा। आप सूडान देख लें, आप इस इलाके में जो अभी गजा और इजराइल की चीज़ें चल रही, उस पर ये ऐसी एक सिचुएशन जो बनी है, उसमें मेरा ये कहना है कि स्टेबिलिटी और स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में क्या हालात चल रहे हैं। हमने देखा कि कैसे वहाँ पे शेख हसीना, और अभी कुछ महीनों की बात है जब हमने देखा था कि वहाँ के कोई एक जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसको भाग के कहीं और जाना पड़ा या छोड़ के जाना पड़ा। वही सिचुएशन अभी यहाँ पे है। आप देखें कि अभी हालात वहां बांग्लादेश में सीधे ठीक तरह से काबू में आते हुए नजर आ नहीं रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे तमाम चीजें पहले से इस डायरेक्शन में जाती जा रही हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि कैसे भी स्थिरता बनी रहे। जो छोटे छोटे गिरोह की जो आप बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनके जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जो भी हो सकते हैं, उन चीजों को दरकिनार रखते हुए पहली कोशिश
ये होनी चाहिए कि कैसे एक जी स्थिर सरकार वहां पे बने ठीक और है। उसके बाद वो आगे आने वाले तमाम चीजों को देख सके। यहाँ की हालात को नजर में रखते हुए इसकी जरूरत है। और आपने जैसा कहा जी कि तुर्की है या फिर उधर रशिया की बात कर ले, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट होगा, सारे लोगों की इस पे निगाह बनी हुई है। और अभी देखने की बात ये होगी कि आप अंदर जो छोटे छोटे गिरोह की बात कर रहे हैं, जो बड़े गिरोह है जो पूरी दुनिया में जो अलग अलग लोग इस पे नजर बना के रखे हुए हैं, उनका भी क्या नजरिया होता है, उनका क्या आगे अप्रोच होता है, एक्शन बिल्कुल। प्लान होता है, वो भी बहुत ज्यादा दो चीजें सर, अहमियत हाँ रखती है। जी ठीक है सर, लौटती हूँ। दो चीजें प्रोफेसर आसफ ने दो चीजों पर जिक्र किया। रोबिन जी इसी को बात, यहीं से बात को आगे बढ़ाइए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि स्थिर गवर्नमेंट बहुत जरूरी वहां पर। दूसरी बात वो कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। सर दोनों चीजें, स्थिर गवर्नमेंट वहां पर कैसे आएगी ऐसे में जबकि वहां पर छोटे छोटे ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं, ऐसे में वहां पर जबकि ये कहा जा रहा है कि असद के जाने के बाद जिस तरीके की सिचुएशन वहां पर है, कहीं सीरिया बट ना जाए, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज का इंटरेस्ट भी वहां पर वैसे ही दिख रहा है। थैंक यू वेरी मच। या डेफिनेटली कुछ तो चांस है कि सीरिया बटेगा या इसके कुछ एरियाज बटेंगे। टर्की जो है इस समय सबसे ज्यादा एडवांटेज जिसको मिला है जिस देश को, वो है टर्की नंबर 1। नुकसान सबसे ज्यादा रशिया और ईरान का हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा टर्की का हुआ है। उसके अलावा इसराइल को फायदा, अमेरिका को फायदा, राइट। टर्की का ऑलरेडी, क्योंकि कुर्दिश जो इलाका है जिनको वो अपना सेपरेटिस्ट कहता है, वो काफी सीरिया में है, बेसिस हैं। तो टर्की उन लैंड एरियाज को, टर्की ने तो एक करीब 40 किलोमीटर का एक बेल्ट बना रखी है बॉर्डर में, अपने बॉर्डर से सीरिया के अंदर तक, कि यहां पर कोई भी एंटी टर्की कर्डिश एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कैंप नहीं होने चाहिए, राइट। तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। प्लस ये जो ग्रुप भी जो ग्रुप्स हैं, जैसे पाठी जी बताए 10-11, इनफैक्ट कोई तो कहते हैं करीब 40 से 45 ऐसे अलग अलग ग्रुप है। जॉर्डन की सरकार भी कुछ इंटेलिजेंस साउथ में कर रही है, ड्रूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, ISIS हैं, मल्टी अमेरिकन बैक्ड एक तरफ भी है, दूसरी तरफ अभी सबसे बड़ा मजाक अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका ने, एलन मस्क ने भी ट्वीट किया है कि अमेरिका एक तरफ से जो CIA इंटेलिजेंस है वो एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था, इधर पेंटागन दूसरों को कर रहा था। तो मस्क ये पूछ रहा है कि ये बताओ भैया कौन जीता है, पेंटागन वाला ग्रुप जीता है या CIA वाला ग्रुप जीता है? इतनी कॉम्प्लेक्स हालात है वहां पे। नाउ कमिंग बैक, अब जो सरकार बनेगी कह नहीं सकते। देखो अब यही है, इन सारे ग्रुपों में आपस में रिकंसिलिएशन कैसे होगा, डिफिकल्ट दिखता है, बट हाँ हो भी जाएगा। बट जो भी है, एक अंदाजा ये दिखता है, जो फिलहाल HTS का लीडर है, इसका कहना और मानना ये है कि ये सीरिया को एक इस्लामिक नेशन और नेशनलिज्म बढ़ाएगा। एक तरीके का इसका जो इंडिकेशन आ रहा है कि ये तालिबान जैसा है। इसका लिंक है ये पहले अलकायदा से भी, ISIS से भी, इत्यादि से भी, पर उनसे भी दूरी बनाता गया। अब ये कह रहा है कि मैं बाकी सारी कम्युनिटी सब ग्रुप्स को हम एक लेके चलेंगे सीरिया के लिए। प्रयास करेगा या कहेगा, और असलियत क्या है वो बातें अलग है। बट जो इसका अप्रोच रहेगी वो एक तरह की तालिबान टाइप की रहेगी कि अपने देश के अंदर जितना हो सके हार्ड इस्लाम और नेशनलिज्म। और तालिबान से एक पैरेलल ये आता है, देखिए तालिबान जो भी करता है अफगानिस्तान के अंदर करता है, तालिबान जिहाद एक्सपोर्ट नहीं करता, राइट। तो जो नेशनलिज्म का आइडिया है शायद ये उस आइडिया पर है, इसके जो कहने से अभी दिखता है। अभी इंटरफेरेंस चलेगी, यस, कतर की चलेगी, रशिया की चलेगी। रशिया के 2 बेसिस हैं वहां पे। आखिरी दिनों में रशियन एयरफोर्स ने बॉम्बिंग बंद कर दी अगेंस्ट द रेबल्स, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि पब्लिक ओपिनियन खिलाफ जा रहा है, रेबल्स की पावर बढ़ रही है। और तीसरा, असाद की आर्मी खोखली हो चुकी है। हाँ। उसकी आर्मी के पास फाइटिंग विल नहीं है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो नौकरी कम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर ज्यादा बने हुए थे इसके काफी सारे सोल्जर्स। तो इन सब चीजों को देखे रशिया ने बॉम्बिंग कम करी, और रशिया को था कि अगली आने वाली जो भी अब आएगी, मैं उससे किस तरह से ये इंश्योर करूं कि जो मेरे 2 बेसिस हैं, जो एक नेवल बेस और एयर बेस है, वो कायम रहे। नहीं तो रशिया की जो सुपर पावर तो छोड़िए, रशिया रीजनल पावर भी नहीं रह पाएगा। कहने को कि मिडिल ईस्ट में एक उसका था, तो रशिया का वो वरी, तो कतर इंटरफेयर कर रहा है, राइट। तो ये देश हैं जो कि इंटरफेयर करेंगे, पर सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा शायद वो टर्की करेगा और कतर करेगा जी। जो नई सरकार या जो भी को नया क्या कहें कंसोर्शियम बनता है, तो ज्यूरी इज वेरी मच आउट। पिक्चर अभी शुरू हुई है। तो यही है कि सरकार किसकी बनेगी और क्या स्थिरता दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। सोई साहब हमारे साथ मौजूद है। सोई साहब, यही सवाल अब आपसे।
जब बात होती है कि स्थिरता लाने की बहुत जरूरत है, ऐसे में जब हम वहां पर शरणार्थियों की संख्या भी देखें और ऐसे में ये भी देखें कि कितने लोग वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं, तो क्या हम उस इलाके में स्थिरता देख पाएंगे? क्या कोई स्थिर सरकार दे पाएगा, भले एचडीए की अगर बात हो रही है तो भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इस समय में जैसा कि बाकी स्पीकर्स ने कहा है, मैं उस चीज से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन अमेरिका यहाँ पर एक गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि वो ISIS के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दे, और एक STS को, हालांकि उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट देके एक शांति से वो कोई एक पार्टी उभर के आए ताकि वो जिसके साथ बाद में वो लोग भी डीलिंग कर सकें। फिर तो रविंद्र जी वाली बात ठीक ही हो गई है, दोनों गुटों को सपोर्ट करते हुए कि जीता कौन, जो ट्विटर अभी एलन मस्क ने किया है, ट्वीट किया है। लेकिन कारण एक और एंगल निकल के आ रहा है, वो है कि कर्डिश रेबल, उधर से टर्की का जो एंगल है वो कर्डिश के खिलाफ है, लेकिन कर्डिश रेबल्स को अमेरिका सपोर्ट करता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इनके बीच में भी तनातनी हो सकती है। तो और उधर से इजराइल फायदा उठा रहा है। अभी इजराइल ने बफर गोलन हाइट्स के आगे बढ़ के बफर जोन पर कब्जा कर लिया कि ये मौका कि मेरे खतरे को देखते हुए जो 1974 से जो बफर जोन बनी हुई थी, जो एग्रीमेंट था, उसको किनारे में रखे कि ये नई जो पार्टी आ रही इनसे खतरा ना हो, उनको वहां पर उन्होंने आगे बढ़ के कब्जा कर लिया। उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। भारी बम्बार्डमेंट इजराइल कर रहा है कि जो उनके केमिकल वेपन्स है, जो उनके लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, वो इनके हाथ में ना पड़ जाए ताकि इजराइल को खतरा ना हो। तो ये सब देखते हुए इस समय में एक तो ग्लोबल गेम चलेगा, सुपर पावर्स का, रशिया, अमेरिका, इनका गेम, साथ साथ ईरान का गेम, साथ ही साथ जो बाकी है इस समय में जो पावर आ गई है वो अलवाइट की पार्टी की थी, जो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसकी वजह भी सुन्नी जो ग्रुप है वो उभर के आ गया है। तो यहाँ पर कहीं जो बाकी देश है, जैसे कतर है, सऊदी अरेबिया, इनका एंगल भी निकल के आता है। तो एक तरह से रीजनल पावर गेम, साथ साथ एक ग्लोबल लेवल पावर गेम, दोनों बातें जब निकल के आ रही हैं तो वहां पे शांति होना एक थोड़ा सा इस समय में मुश्किल लग रहा है। लेकिन अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि एक शायद HTS उभर के आए और बाकी को कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज करके, चाहे बात करके या बम्बार्डमेंट करके, उनको शांत करे। दूसरी बात, जैसे अभी एक बात मैं और छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे फायदा किसको हुआ है। मेरे ख्याल से बाइडेन तो बहुत खुश होकर जा रहे होंगे कि जाते जाते उन्होंने एक और बड़ा तगड़ा तमगा हासिल कर लिया। और सबसे बड़ा नुकसान, जैसे कि बाकी भी कह रहे थे, कि इस समय में रशिया और ईरान का हुआ है। रशिया की साख पर चोट पहुंची। उन्होंने काफी कोशिश की, 2011 से कई बार कू हो रहे थे असद के खिलाफ, कई बार उनके खिलाफ अस्थिरता आई, लेकिन रशिया और ईरान की बड़ी भारी सपोर्ट थी, जो अभी कम हो गई थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में फंस गया और ईरान इजराइल के साथ फंस गया कि हिजबुल्लाह के साथ हो गया। तो यहाँ दोनों की, रशिया को तो विड्रॉ करने पड़े, यहाँ से ट्रुप्स और एयर डिफेंस बैटरीज उन्होंने विड्रॉ करनी पड़ी, जिसके कारण उनकी सेना में कमी हो गई, सपोर्ट कम हो गई, नए हथियार कम हो गए। साथ साथ इजराइल का भी, ईरान का भी यही हुआ। और यहाँ पर एक और जो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है वो है हिजबुल्लाह को जो सपोर्ट के रास्ते थे वो बंद हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमा था और जो बाकी 2-3 इलाके जो अभी कब्जा कर रहा है, इजराइल भी बफर जोन को कब्जे कर रहा है, जिसके द्वारा, सीरिया के द्वारा हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई और असद की सप्लाई जाती थी, वो बंद हो जाएगी, जिसके कारण हमास को इजराइल खत्म कर चुका है, हिजबुल्लाह कमजोर और हो जाएगा, जो पहले काफी हद तक कमजोर हो चुका है, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी है। और अब इन सब का टारगेट मेरे हिसाब से अब ईरान रहेगा, क्योंकि इसके जितने भी प्रॉक्सीज को धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया। और फिर जैसे कि कहते हैं भी हेड ऑफ ऑक्टोपस के ऊपर ये लोग अब सोचेंगे। अमेरिका की, ट्रंप की भी यही पॉलिसी जो अगले 20 जनवरी को आने वाले हैं, और इसराइल का भी यही रहा है कि ईरान को किस प्रकार से कमजोर करे ताकि आगे इस तरह से ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद 2 सवाल, क्या कहें कि ताकत, इससे फायदा इजराइल को हुआ है, पहली बात, नुकसान हुआ है ईरान रशिया को, दूसरी बात, और तीसरा बड़ा सवाल यहाँ से ये भी उठता है कि क्या ईरान को एक तरीके से घेरने की कोशिश होगी सीरिया को पूरी तरह से अनस्टेबल करके? मुझसे पूछना? जी सर। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि जनरल सोई ने साफ कहा कि एक तरह से सीरिया को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही अमेरिका, उसके समर्थक देशों और समर्थक ग्रुपों द्वारा। और अगर बाकी सारे को न्यूट्रलाइज करके, बाकी सारे ग्रुपों को, क्योंकि देखिए इजराइल भी बॉम्बिंग कर रहा है, अमेरिका ने भी बॉम्बिंग की है, ये सब करने के बाद अगर एक कोई ऐसा ग्रुप उधर उभर के आता है कि जिस पर
जिस पर अमेरिका विश्वास कर सके, जिसको बना सके, तो वो कर देगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि इजराइल ने एक तरह से गाजा में अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो गया है कि हिजबुल्लाह के लेबनान के ठिकाने और हिजबुल्लाह के सीरिया के ठिकाने दोनों करीब करीब तबाह हो गए हैं। उसकी वजह से ईरान से हो रही सप्लाई जो है वो बंद हो गई। तो अब इधर मिडिल ईस्ट में अपने आसपास की जगहों पर प्रभुत्व कायम करने के बाद अब इजराइल का अगला कदम होगा ईरान के लिए। अभी तक भले ही अमेरिका इजराइल को वैसे ही समझ लीजिए मौखिक ही सिर्फ जबानी जबा खर्च से ये कहता रहा कि यहाँ ना हमला करें, यहाँ ना हमला करें, हालांकि अमेरिका इसके बावजूद इजराइल को सैन्य हथियार देता रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि चूंकि अमेरिका का और इजराइल का दोनों का एक कॉमन एनिमी जो है वो ईरान है, इसलिए ईरान को घेरने की बात होगी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ट्रंप के टाइम में हुआ था कि उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर समझौता हुआ था ज्वाइंट इंस्पेक्शन का, वो खत्म किया था। तो ट्रंप तो ईरान के बहुत ही खिलाफ हैं और एक महीने के बाद आप यही देखेंगे कि ईरान के खिलाफ और भी स्टर्न एक्शन लिए जाएंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल। प्रोफेसर आसिफ रमीज, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि सबकी बात आपने सुनी, आपने कहा था कि वहां स्थिरता बहुत जरूरी है, एक सरकार ऐसी बननी चाहिए जो एटलीस्ट वहां पर स्टेबिलिटी लेकर आए। लेकिन अगर हम जुलानी की बात करते हैं, जैसे हमारे तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, तो क्या पहली बात वो स्टेबिलिटी ला पाएंगे या फिर वो भी मोहरा होंगे किसी और का? और क्या हम ये कहें, जब मैं शुरू में भी कह रही थी कि पिक्चर अभी बाकी है, क्या टारगेट पूरी तरह से केवल ईरान ही है? जी हाँ, मैं सबकी बातें सुन रहा था और बहुत अच्छी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें थी और बहुत ही बैलेंस्ड वे में सब अपने अपने एनालिसिस को पेश कर रहे थे। मैं अपनी बात अगर यहीं से शुरू करूं कि जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ऐसी आशंकाएं तो होती हैं कि क्या वहाँ स्थिरता रहेगी या जितने भी पावर्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए उस मौके का सही फायदा उठाएंगे। वो कैसे? एक तो होता है कि डोमेस्टिक इश्यूज, यानी होम गृह युद्ध कहते हैं जिस गृह के अंदर। दूसरा हो गया जो रीजनल पावर्स होते हैं वो। तीसरा हो गया जो ग्लोबल पावर्स। जो इंटरनल इश्यूज है जिसपे आपने गोलानी की बात करी या क्या वो स्थिरता आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक वेट करने की जरूरत है, लेकिन स्थिरता आएगी। लेकिन जो लोग इसका एक कहते हैं ना मिसयूज करते हैं या मौके का फायदा उठाते हैं, जैसे अभी मेजर जनरल सोई जी ने भी कहा कि कैसे वहां पे आसपास के लोग या दूसरे कंट्रीज ने भी शुरुआत कर दी, बफर जोन पे कब्जा हो गया, अपने आने वाले दिनों में क्या करना है उसकी तैयारियां शुरू हो गई। अभी आप देखें कि अभी अमेरिका ये सोचेगा कि कैसे रशिया और ईरान को फर्दर और ज्यादा कुछ मतलब इस तरीके की स्ट्रेटेजिक नुकसान हो जाए, फिर उधर रशिया ये सोचे। आई मीन ये तमाम जो ग्लोबल पावर्स है, और अभी देखना यह कि 20 जनवरी को जब हम ट्रंप वहां पे अपनी वो पावर संभालेंगे तो उसके बाद क्या सिचुएशंस आएगी, उससे पहले ये तमाम सीन, ये जो एक शतरंज की कहते हैं ना चाल बैठ गई है। अब उन लोगों को ये देखने की जरूरत है कि क्या स्थिरता लाने में जो एक डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं और जो पावर्स होते हैं वो अगर बेचैन हुए भी, तो क्या ये ग्लोबल पावर्स उसमें सही तरीके से उसमें अपना रोल अदा कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि जो रीजनल एस्केलेशंस चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जो एक टेंशन है, जो एक दबाव है, जो प्रेशर है इस पूरे इलाके में, उसको नजर में रखते हुए जो सीरिया की एक जियोपॉलिटिकल वैल्यू है, जो वहां पे उसकी क्या लोकेशन है, उसको समझते हुए और लगभग सालों क्या दशकों से जो हालात उस खास मुल्क में बने हुए हैं और कैसे उसका यूज और मिसयूज पूरी दुनिया अलग अलग ब्लॉक्स में करती आई है और लाखों जाने गई हैं, क्या वहां पे आके उस फ्रंट पे कोई सोचेगा या अभी से ये बंदर बांट वाली चीजें शुरू हो जाएंगी? इसीलिए मैं वापस आता हूं नवजोत जी इस पे कि हमने कहा कि एक स्थिर सरकार का होना जरूरी है। बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इतना आसान काम नहीं होगा। तो क्या लगता है कौन दे पाएगा स्थिर सरकार? अभी तक के जो इस वहां पर हालात हैं उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है?
देखें, उसमें सरकार देने में सबसे अहम रोल जो अभी आपने देखा होगा कि वहां पे तुर्की का एक बहुत अहम रोल है। जॉर्डन के तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। जो रीजनल पावर्स हैं उसमें आप देखें कि इस पूरे इलाके में, मिडिल ईस्ट में, जो इनकी अपनी एक कहते हैं ना आपस में जो बातचीत है, जो जो सोच है, उसके हिसाब से सबसे पहला रोल तो यहीं से शुरू होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं कि अभी से इसमें दूसरा एंगल आना शुरू हो गया। संजय सोई जी की बात को मैं दोबारा से लाता हूँ, वो बहुत अहम बात है कि वहां पे बफर जोन पे कब्जा होना शुरू हो गया है। अब देखें ये रुख जो है कहीं और चला जाएगा। अब इसमें अगर कोई स्थिरता लाके वहां पे वहां की सोवरेनिटी को, वहां की तमाम वहां के लोगों की जान की फिक्र करते हुए वहां पे कोई अच्छी सरकार लाने की अगर कोई बात भी चलती है, तो दो तीन चैलेंजेस जो होंगे वो इंटरनल सबसे पहले हो जाएगा, डोमेस्टिक, और उसके बाद ये ग्लोबल और रीजनल होगा। इन तीनों पे जो अभी स्थिरता ला सकता है, उसमें जो मैंने आपसे कहा, ये रीजनल पावर्स पहले आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एक होता है ना, बहुत बड़े जो ग्लोबल बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका रोल बहुत अहम है। अब यहीं से रोबिन जी, जो रीजनल पावर जिनकी बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, सर ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं उनको भी तो ग्लोबल पावर्स की सपोर्ट है, और ग्लोबल पावर्स की सपोर्ट के बिना वो वहां पर स्थिरता नहीं ला पाएंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। और जो ग्लोबल पावर्स है उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है, इस पर भी फोकस होगा। अब यही से बात की जो प्रोफेसर बात कर रहे थे रमीज, कि वहां पर आम जनता की कौन सोचेगा। ऐसे में स्थिरता की बात बहुत दूर रह जाती है, आवाम की बात दूर रह जाती है, एक नेशन की बात बहुत दूर रह जाती है, जब सबके अपने इंटरेस्ट हो। रीजनल के भी अपने इंटरेस्ट हैं, ग्लोबल पावर्स के भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो डेफिनेटली एक तरह से अभी का जो वक्त है ना, इसे ये भी हम कह सकते हैं और कहा जा रहा है कि एक वैक्यूम हो गया है, एक पावर वैक्यूम है फिलहाल सीरिया में। अब इसे कौन कैसे फिल करेगा और फिल करने में कितना अपना पीस ऑफ फ्लैश ले लेगा, अब वो देखना है। टर्की डेफिनेटली यस, जो एनक्लेव जोन है उस पर अपना इन्फ्लुएंस पूरा और बढ़ाएगा। सीरिया को वो लैंड पोर्शन टर्की के कंट्रोल में वर्चुअल आएगा। जो बफर जोन की बात हो रही है वो इधर शायद जनरल सोई कह रहे थे, जो इजराइल और गोलान हाइट्स में सीरिया के बीच में वहां आईडीएफ बफर जोन में आ गई है, वो एक अलग है। अब इन दो जोन्स को आप अगर छोड़ दीजिएगा, यस मल्टीपल एनक्लेव्स हैं, हर एक अपने ग्रुप का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो कैसे सारा ताना बाना चलेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, सीरिया में इस समय सरकार है, असाद भागे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा कि एज पीपल वांट हम सरकार वैसे चलाएंगे। तो अभी सीरिया की सरकार है, अब वो ट्विस्ट हो गई है। तो अब ये जो HTS ग्रुप आएगा, ठीक है, एक नोशन, एक मॉडल ये बन रहा है कि ये मतलब अब ये बता दे, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि सीरिया में कहने को आर्मी है, राइट, उसने वो लड़ी नहीं इनके खिलाफ, राइट, आर्मी है। तो ये सरकार है इस समय, तो उस सरकार की बस ये कि लीडरशिप पोजीशंस पे HTS के बंदे आ जाएंगे, या फिर जिनसे पावर शेयरिंग की बात करेंगे, कुछ को कुछ मिनिस्ट्री, किसी को कोई पोजीशन, इस तरह का कुछ शायद होगा। दैट इज 1 and 2। रीजनल्स की जहां तक बात रही, यस यू आर राइट कि जितने देश बाकी रीजनल हैं इस इलाके में, सारे के सारे यूएस पे डिपेंडेंट हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा में तो जॉर्डन है, वो तो खुद अमेरिका से एड पर चलता है, तो वो अमेरिका जो कहेगा वो करेगा। आपका इजिप्ट है, वो खुद एड पे चलता है, वो क्या करेगा। जो हैं जो केवल कुछ कर सकते हैं, जिन पे अपनी पावर भी है इकोनॉमिक, वो है UAE, सऊदी एंड कतर। तो ये 3 देशों, क्योंकि सीरिया में रिकंस्ट्रक्शन होना, डेवलपमेंट होना, वो भी मुद्दे आएंगे, पैसे चाहिए सरकार को, सीरिया की इकोनॉमी बिल्कुल भट्टा बैठा हुआ है। नाउ कमिंग टू अनदर बिग पॉइंट व्हिच आई एम सेइंग, इस सारे में हमें इंडिया की जियोपॉलिटिक्स भी देखनी चाहिए। यस, हमारे से ज्योग्राफिकली दूर है, मिडिल ईस्ट में जो होगा हमें फर्क पड़ेगा ये वो, बट एक अहम मुद्दा मुझे दिखता है, इस सारे चालों के चलते टर्की की अहमियत बढ़ रही है। और अगर टर्की की अहमियत बढ़ती है तो वो इंडिया के लिए, हमारे लिए वाइडर जियोपॉलिटिक्स में शायद इतनी हैप्पी न्यूज नहीं है, क्योंकि टर्की भारत को लेकर के जो पोजीशंस लेता है वेरी ऑफन वर्ल्ड अफेयर्स में, वो हमें इरिटेट भी करती हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना चाहिए इंडिया को कि जो भी सीरिया के नए फॉर्मूले की बात हो रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उसमें टर्की तो इन्वॉल्व होगा। अभी भी अमेरिका जो
इन रेबल ग्रुप से बात कर रहा है वो टर्की के थ्रू मैसेजिंग करवा रहा है, यू नो। तो पर जो भी ये निकले नया फॉर्मूले के जो डिसाइड करे या यूएन में डिस्कशन इत्यादि होनी है, हमारा तो रोल शायद उनमें कहीं दिखे ना दिखे डायरेक्टली, बट हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या मॉडल जो प्रपोज कर रहे होंगे ना दूसरे लोग, इजराइल, अमेरिका, यूएई, हमें उनको अहमियत या सपोर्ट देना चाहिए, आइडियाज देने चाहिए, ताकि टर्की की इंपॉर्टेंस कम हो। बिल्कुल, और उससे बिल्कुल अपने इंटरेस्ट भारत यहां पर देखेगा। सोई साहब, इस पर भी एक जवाब आपका कि भारत किस नजरिए से ये जो मिडिल ईस्ट की हलचल है उसमें भारत को कैसे देखना चाहिए। दूसरी बात सर, रशिया की पावर कितनी कम हुई इसके बाद? देखिए, ऐसा जैसे रविंदर जी ने बताया था, बिल्कुल ठीक है कि भारत इस समय में स्टेटमेंट भी आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि वहाँ की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जाए और हम लोग नज़र रखे हुए वहाँ की हालात पर। वाकई में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ जो मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल हो रही है इसका काफ़ी इम्प्लीकेशंस हो जाता है। कहीं अब इसराइल है, ईरान की पावर कम हो रही है, हमारी मित्रता ईरान के साथ भी है, इसराइल के साथ भी है, सऊदी के साथ भी है, यूएई के साथ भी है, कतार के साथ भी है। भारत ने आज जो मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस बनाई है, इसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ कुछ भी इस तरह के अगर बदलाव आते हैं तो उसके इम्प्लीकेशन पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सारे इम्प्लीकेशन यहाँ पर आ जाते हैं। यही कारण है कि हमें उसके ऊपर नज़र रखनी और एक कहाँ पे हम क्या इंटरफेयर कितना कर सकते हैं। इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक हम अपना एक स्टैंड बना के रख सकते हैं कि यस, हमारा न्यूट्रल स्टैंड है। दूसरी बात, जो रशिया की बात जो आपने कही, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया इस समय में जब यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से पहले असद बशर की सरकार को सपोर्ट दिया 2011 के बाद, जब भी वहाँ पर विद्रोही गुटों ने सर उठाया था, तो रशिया की बहुत बड़ी मदद रही थी। रशिया ने खुलेआम एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, उनके बेसिस हैं, उनके द्वारा हमले कर करके काफ़ी हद तक सपोर्ट दिया था। और यही कारण था कि इनकी सरकार जो है वहाँ पर चल पाई थी। 2011 के बाद से कई बार कोशिश की गई थी और ईरान की भी सपोर्ट नहीं थी। लेकिन अगर रशिया यहाँ पर असद बशर की सरकार हटी है और एसटीएस की सरकार आई है, तो रशिया का प्रभाव मिडिल ईस्ट में डेफिनेटली कम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अपनी बेसिस उनकी अभी भी बरकरार है। उनका स्टेटमेंट आया कि अगर हमारी बेसिस पर किसी ने कुछ अटैक करने की कोशिश की तो उसके परिणाम काफ़ी ख़राब होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन है कि जब सरकार बदली हो जाती है तो उसका फ़र्क डेफिनेटली पड़ जाता है कि वहाँ पर कितना प्रभाव है और किस प्रकार से जो उनका प्रभाव ईरान के साथ है, और दोनों में एक तरह से साख पर डेफिनेटली असर पड़ता है। और यहाँ पर अमेरिका की मैं स्ट्रेटेजिक जीत मानता हूँ कि स्ट्रेटेजिक जीत के उन्होंने सीरिया में से ईरान और रशिया का प्रभाव कम किया है। उनको वहाँ से एक तरह से अपनी समर्थित सरकार को हटाना पड़ा है। चलिए, वक्त की कमी है। एक आखिरी सवाल आप सभी से, शुरुआत जय त्रिपाठी साहब आपसे करते हुए, स्थिरता की जहां तक बात हो रही है सीरिया में, क्या लग रहा है, क्या स्थिरता आ पाएगी? जब हम स्थिरता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टेबिलिटी होगी या एक कठपुतली सरकार वहां पर बनेगी? देखिए, मेरे ख्याल से अभी कठपुतली सरकार होगी और कुछ समय तक, बल्कि मैं ये कहूँगा काफ़ी समय तक, जब तक इन अलग अलग गुटों के संघर्ष को एड्रेस नहीं किया जाता, जब तक ये सारे गुट एक साथ मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं तैयार होते, तब तक मेरे ख्याल से स्थिरता नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ ये गनीमत है कि अभी ये चीज़ें जो हैं, ये अस्थिरता सिर्फ सीरिया के बॉर्डर में ही रहेगी। और इस पे अभी आपने देखा कि किसी भी मिडिल ईस्ट के किसी भी और देश ने बजाय सिर्फ बयान दे करके और असद से छुट्टी पाने में खुशी जाहिर करने के अलावा और कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि हाँ, ये भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब सीरिया में लोकलाइज हो जाएगा और ये शायद उसकी वजह से हो सकता है स्थिरता में लाने में ज़्यादा सहूलियत मिले। ठीक है, प्रोफेसर आसिफ, यही सवाल आपसे। मैं इत्तेफाक रखता हूँ त्रिपाठी जी से और मुझे लगता है स्थिरता आएगी, लेकिन अभी फौरन तो आना मुश्किल है। और अगर कुछ महीनों के बाद या चंद साल के बाद भी आती है तो जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे ग्लोबल पावर्स हैं जो ये कोशिश करेंगे कि ये स्थिरता नहीं आए, ये जो ऐसे ही स्टेटस को इसी हिसाब से चलता रहे, ताकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं उस मसले से जुड़ी हुई वो बनी रहे।
यानी ग्लोबल पास के जो अपने इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हावी होते रहेंगे। कठपुतली सरकार आपको लग रहा है? अभी तो ऐसे। जी रोबिन जी। थैंक यू। मैं कठपुतली नहीं कहूंगा, बट यस इनइफेक्टिव सरकार यू कैन से होंगी। वक्त लगेगा अभी। और एक चीज और ध्यान रखिए, ISIS अभी जिंदा है वहां पर, तो कुछ पता नहीं। और ये ग्रुप HTS कहता है ISIS के खिलाफ है, व्हाटएवर। ISIS जोर पकड़ सकता है। उसकी ऑलरेडी कुछ जगहों में उसके अपने मिलिशियाज हैं, उसे कई जगहों में अपना उसका बेसिस इत्यादि है। तो उस तरह का भी हो सकता है कि ISIS इत्यादि मोमेंटम पकड़ सकते हैं। कुछ पोर्शंस ऑफ लैंड तो डेफिनेटली ये इनके न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। सबसे पहले टर्किश बॉर्डर के साथ करीब 40 किलोमीटर का जो एक बेल्ट एनक्लेव है, टर्की सबसे पहले उसे लॉक इन करेगा, जो भी हो अपने मिलिशियाज द्वारा, जिनको वो सपोर्ट करता है। HTS को भी सपोर्ट करता है टर्की। तो बोलेगा कि ये जो बॉर्डर एरिया करीब 40-50 किलोमीटर का पूरा बेल्ट है जहां पे कर्ड्स हैं, ये मेरा हुआ, पर उसका प्रॉब्लम होगी ना, टर्किश वहां कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा, पर वहां पे कुर्दिश इंडिपेंडेंस मिलिटेंट फाइटर्स हैं जो टर्की के खिलाफ लड़ेंगे। तो इनफैक्ट वी विल सी मोर वायलेंस। चांस ये है कि उस बेल्ट में, क्योंकि टर्की अब कर्डिश रेबल्स के खिलाफ अपनी पावर और चलाएगा, वैसे ही वो एयरफोर्स से बॉम्बिंग करता रहता है उस इलाके में, राइट। तो टर्की उस इलाके पे अपना कब्जा और पक्का करना चाहेगा। उसके चलते वहां पर मेरे ख्याल से वी विल सी इवन मोर वायलेंस। जी सही साहब। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि देखिए HTS ने जो कुछ शुरुआत की है वो अच्छी शुरुआत, उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो अच्छे आए हैं। उन्होंने कहा कि हम प्राइमरी बिल्डिंग्स पे, सरकारी बिल्डिंग्स पर और नुकसान नहीं करेंगे। कहना है कि वो चाह रहे कि जो एसेट्स बच गई हैं उनको बचा के रखें। दूसरी बात, जो सीरिया ये मल्टी रेशियल कंट्री है, यहाँ पर तकरीबन 74% सुन्नी है, 13% शिया है, 10% क्रिश्चियन है और 3% तकरीबन ड्रूज है। तो यहाँ पर उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया HTS ने कि हम सबको बचा के रखेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। भले ये स्टेटमेंट ऑन ग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन आज की तारीख में जो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया के सामने कि हम एक तरह से टॉलरेंट सरकार लाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइज सरकार लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम एक लंबे समय की सरकार के बारे में सोच रहे हैं। ये जो इस तरह से उनका जो अभी बयान, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो जिस प्रकार से उनके एक्शंस मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये सब देखते हुए, जबकि इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से यह है कि बिना अमेरिका की सपोर्ट के इनडायरेक्ट सपोर्ट, डायरेक्ट सपोर्ट अमेरिका ने नहीं बोला कहीं भी, क्योंकि आज भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया, लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट के बिना ये लोग ताकत में नहीं आ सकते थे। इनको जो हथियार, एमनीशन, रसद और इंटेलिजेंस मिली होगी उसमें, उसके बिना इनका आना मुश्किल था। तो यहाँ पर जैसे था थोड़ा बहुत कर्डिश एंगल निकल के आता है। अब टर्की को फायदा क्या होगा, जैसे रोबिन जी बता रहे थे, HTS टर्किश समर्थित है और टर्की भी चाहता है कर्डिश को कंट्रोल करे, और HDS भी शायद चाहेगा कि कर्डिश को कंट्रोल करे ताकि पूरे देश में उनका कंट्रोल हो जाए, और ISIS में अमेरिका मदद करे HTS की। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि HTS शायद धीरे धीरे कंसोलिडेट कर पाए। बाकी देखा जाएगा, अच्छा हो जाए अगर वक्त बताएगा। बिल्कुल, नजर इस पर लगातार हमारी बनी रहेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।